जय हिंद। लोगों के प्रति विनम्रता और लक्ष्य के प्रति आक्रामकता ये आंखों में झलकनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंक के मार रहे हैं, ठीक है, कैच करते हैं या आप लेके गिर जाते हैं। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि स्वच्छ कर रही है पानी, बट यहाँ पे आपको जो टर्म जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एक है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण। आपको लगे रे भाई ये क्या है, दोनों तो एक ही टर्म लगभग लगभग लग रहा है। तो नहीं, दोनों एक ही टर्म नहीं है, हम चीजों को समझाते हैं। ठीक है, दोनों को समझाते हैं, इस दोनों को समझिएगा। पहले हम अवशोषण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अधिशोषण के बारे में बताएंगे। देखिएगा, अवशोषण जो होता है, जैसे में आपने क्या किया कि जैसे में आप एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन है और इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और जैसे में आप रुई आप लिए, ठीक है, अब ये आपने क्या किया, रुई लिया और इसमें डाल दिया। तो रुई जो होगा पानी को क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। तो जो अवशोषण वो करेगा तो जो पानी जो होगा ये रुई के प्रत्येक भाग में जाएगा कि थोड़े सा भाग में जाएगा। तो कहिए कि नहीं, ये तो प्रत्येक भाग में चला जाएगा। अब समझ में आएगा कि अवशोषण क्या होता है, यानी अवशोषण जो होगा तो रुई के प्रत्येक भाग में चला गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अवशोषण जो होता है, किसी भी चीज का अवशोषण हो रहा है तो वो उस वस्तु के प्रत्येक भाग में चला जाएगा। लेकिन अधिशोषण क्या होता है, तो अधिशोषण जैसे में आप क्या किया कि अब जैसे में अब ये फर्श है, ठीक है, अब ये फर्श है, यहाँ पे गंदगी लगा हुआ है, ठीक है, हल्का हल्का गंदगी लगा हुआ है। और आपने क्या किया कि जैसे में एक कपड़ा लिया और एक कपड़ा से लेकर के इसको क्या कर दिया कि इसको पोंछ दिया, इस गंदगी को क्या कर दिया आपने, पोंछ दिया, तो साफ हो गया। तो उस कपड़ा पे भी तो ऊपर में गंदगी लगा, तो कि हाँ भैया गंदगी तो लगा, ऊपर में कपड़ा पर भी तो गंदगी, जिसमें अभी कपड़ा था तो इस कपड़ा पर ऊपर में तो गंदगी लग गया, तो कि हाँ। तो क्या क्या ये कपड़ा पर जो गंदगी लगा क्या इसके प्रत्येक भाग में घुस गया, नीचे वाले भाग में भी ये गंदगी घुस गया? आप ही बताइए। तो कही कि ना, नीचे वाले भाग में कैसे घुसेगा, वो तो ऊपर ही रह गया। तो जस्ट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। समझ गए? इसमें भी तो किसी कण को सोखे हुए है ना, तो कहिए कि हाँ, और इसमें भी तो आपको पानी को सोखे हुए है ना, तो कहिए कि हाँ, दोनों में तो है। लेकिन ये वाला क्या है, तो ये रुई वाला की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ रुई की वाला की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अवशोषण हो गया। और यहाँ पे जब ये बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, तो अधिशोषण। तो यहाँ पे आपको क्या निकला, अधिशोषण का कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे में इसमें जो जो डस्ट होंगे वो जो किसी वस्तु पे जब सटेंगे तो वो प्रत्येक कण पर नहीं जाएगा, यानी संपूर्ण भाग में क्या होगा, तो कहिए कि संपूर्ण भाग में नहीं जाएगा, संपूर्ण भाग में नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें यानी अवशोषण में क्या हमने देखा कि अवशोषण में क्या हो रहा था, कहिए कि संपूर्ण भाग में जाएगा। किस में जाएगा, तो कहिए कि संपूर्ण भाग में जाएगा। ये तो समझ में आ गया ये टर्म को, ठीक है। अब देखिएगा स्कंदन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब चीजों को पहले समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे में आपने क्या किया कि ये आपका एक कोलाइडी बिलियन हमने ले लिया, ठीक है, एक कोलाइडी आपका बिलियन है। तो कोलाइडी बिलियन क्या होता है, जैसे में जानते ना कि जिसमें कोलाइड कण, जिसमें आप दूध है तो वो कोलाइडी बिलियन है कि नहीं है, तो हाँ कोलाइडी बिलियन तो है। अगर हम बात कर रहे हैं या जल भी ले रहे हैं तो कोलाइडी बिलियन ही है। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि अब कोई भी जैसे में वैद्युत अपघट्ट हम मिला देते हैं, जैसे में NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, और भी कोई भी चीज जो हो गया वो हम क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं, ठीक है, KCl हो गया, इसमें हम कुछ अगर क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। और जब मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि जैसे में अब NaCl अगर बाय द वे हम मान लेकर के चल रहे हैं तो NaCl क्या होता है, ये आयन में टूट जाता है। जैसे हम मिलाएंगे तो वैद्युत अपघट्ट इससे करेंगे तब क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। यहाँ तो जानते हैं आप, तो कहिए कि हाँ जानते हैं। अब ये एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, प्लस माइनस में क्या हो गया, तो टूट गया। अब क्या होगा कि जैसे में प्लस माइनस जो है, ये प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, संयोग कर लेंगे। और संयोग करने के बाद में क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो कहिए कि हाँ उदासीन तो हो जाएगा। अरे प्लस माइनस जब एक दूसरे से संयोग करेंगे तब क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और जब उदासीन हो जाएंगे तो उदासीन होने के बाद में क्या होगा, इस पर कोई चार्ज तो रहा नहीं। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, ठीक है। और नीचे जम जाएगा तो फिर धीरे धीरे इसका आकार क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो जस्ट वही चीज इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे में गंदा पानी अब डालते हैं तो गंदा पानी है उसमें, और उसमें हम क्या किए हैं, कोई वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को डाले हैं, यानी फिटकिरी को हम लोग डाल दिया है। तो जैसे ही हम इसमें फिटकिरी को डालेंगे तो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे जो एक दूसरे से संयोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद में अब न्यूट्रल बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। उदासीन बनने के बाद में फिर वो चीज नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। और जब नीचे जमा हो जाएगा फिर धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेता है। तो इसी तरह से जितना गंदगी जो है वो पानी में जितना गंदगी था वो सब गंदगी यहाँ पे इकट्ठा हो गया और पानी ऊपर में आपका एकदम शुद्ध दिखाई देने लगा। बस समझ में आ गया।
यही है आपका स्कंदन। इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन विधि से कैसे पानी को साफ किया जा रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। जैसे में आप अगर कीचड़ वाला भी पानी ले लीजिएगा ना, कीचड़ वाला भी पानी, और उसमें फिटकिरी डाल करके कर छोड़ दीजिएगा ना, तो इस तरह से आपको एकदम ऊपर में शुद्ध पानी एकदम दिखाई देगा, एकदम कज्जल पानी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। समझ में आया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपोहन क्या होता है। अब चीजों को पहले समझते हैं। जैसे में आप मान करके चलिए कि ये आपका क्या है, बर्तन है, ठीक है, और इसमें आपको आपने क्या किया है, इसमें आपने पानी यहाँ से प्रवाहित कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से पानी यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, तो निकल रहा है। ठीक है, चीजों को हम अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, तो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कि जिसमें एक हमने क्या लिया है, एक चमड़े का थैला लिया है। ठीक है, और इस चमड़े के थैला में क्या है कि ये बहुत सारे इसमें अशुद्धियां हैं, अशुद्धि पदार्थ इसमें क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं अशुद्धि पदार्थ। अब ये शुद्धि पदार्थ इसमें क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, अब अशुद्धि पदार्थ जब मिले हुए हैं और यहाँ से हम पानी को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे है बंधन। ठीक है, अब पानी को जब हम प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से पानी तो ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, पानी जब पूरा यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भर जाएगा, क्योंकि ऊपर में है ये वाला छेद है जो यहाँ से फिर निकल जाएगा। अब पानी जब यहाँ से भर जाएगा तो इसमें जितने भी जो अशुद्धियां थे इस बैग में जितने भी अशुद्धियां है, वो अशुद्धियां क्या होगा, नीचे ऐसे ऐसे जमा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा, और यहाँ से पानी का प्रेशर जाइए रहा है, और फिर यहाँ से होकर के ये अशुद्धियां का हो जाएगा, तो कहिए कि पानी के सहारे ये जो जितने भी अशुद्धियां होंगे सब अशुद्धियां बाहर निकल जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको अपोहन विधि बोलते हैं। कौन सा विधि, तो आपने सुना होगा कि अपोहन विधि, तो यही है अपोहन विधि। समझ में आ गया, भेजा में घुसा या नहीं घुसा, कि केवल आप भी भेड़े का हिस्सा बनने वाले हैं, तो वो तो आप ही समझिएगा कि क्या कर रहे हैं जो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमने चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया गया। अगला क्वेश्चन मतलब कि मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। सो इस सब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होना, ये सब क्वेश्चन का कोई माफी नहीं है गलती का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे क्या बोला गया है कि किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जानते हैं। अच्छा, सार्वभौमिक विलायक मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब कि उस शब्द में घुल जाता है, अधिकांशता में घुल जाता है। ठीक है, तो जानते हैं क्यों होता है वैसा, तो आपको तो दिमाग में तो आ गया होगा, अच्छा ये तो हम समझ रहे हैं कि क्या होता है, सुकून होता है, सो तो कहिए कि जल, तो हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट ये आपसे हम क्वेश्चन पूछ दिया, ये बात कि अच्छा काहे होता है भाई, तो अगर हम बात बताते हैं कि ये जल की अगर बात करते हैं, तो जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक की अगर बात करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक, तो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक इसका क्या होता है, तो कहिए कि इसका हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक नियतांक इसका हाई होता है, इसीलिए ये होता तो जी जल जो है, ये जल सर्वाधिक विलायक होता है, यानी सार्वभौमिक विलायक होता है। सार्वभौमिक क्या होता है, विलायक होता है। समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक नियतांक के कारण ही ये जल जो होता है सार्वभौमिक विलायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि जैसे में जल है ये H2O है, तो देखिए हाँ बिल्कुल है। अगर हम इसके अणुओं के अनुपात की अगर हम बात पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कहीं कभी कभी दे देता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात, यानी जो परमाणु है, तत्व है, उसको अनुपात क्या क्या हो सकता है। तो देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, तो कहिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, और भार कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 2। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 8 है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिख दिया। ठीक है, और 2 से काट दीजिए तो 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:8। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया कि पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, का ये सब क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा ग्रेफाइट की जब चर्चा आ गई है तो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पता है ये ग्रेफाइट जो होता है ना, ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कहिए कि सही बात है, तो कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तो जानते भी होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक तरफ में हमने हीरा लिख दिया और एक तरफ हमने क्या लिख दिया, तो ग्रेफाइट लिख दिया। ठीक है, अगर बात करते हैं ये दोनों किसका प्रतिरूप है, यानी प्रूफ है, यानी कहिए कि कार्बन का है। ठीक है, हीरा जो होता है सर्वाधिक कठोर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर देते हैं ये किसका, ग्रेफाइट का, तो ये क्या है, तो कहिए कि मुलायम है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं इसका अपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका अपेक्षिक घनत्व की अगर बात करते हैं ग्रेफाइट का, तो इसका कितना होता है, तो 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अगर हम बात कर देते हैं किसका, हीरा का, तो हीरा का जो आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है यानी 2.42 होता है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं क्या, कि हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। अगर हम बात कर देते हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का क्या होता है, षटफलकीय होता है, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे ही ग्रेफाइट की चर्चा आएगी, हम आंसर लगा करके भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई फायदा होगा नहीं। हो सकता है कि अगले एग्जाम में इसका आकार पूछ दे, हो सकता है इसका घनत्व पूछ दे, हो सकता है कि पूछ देगा कि हीरा कठोर होता है कि मुलायम होता है, इस तरह की बातें पूछ दे, कई भी तरीके से पूछ दे। अगर सबसे बड़ी बात की अगर बात बताते हैं तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तो चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, ये चमकता है, ठीक है। अगर इसकी बात हम एक बात और बताना चाहते हैं क्या, ये हीरा जो होता है ये कुचालक होता है, ठीक है। कुचालक मतलब समझते हैं, ये कुचालक मतलब इससे करंट प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ये ग्रेफाइट जो होता है ये सुचालक होता है। पता है क्यों सुचालक होता है? सुचालक इसलिए होता है ना कि इसमें क्या होता है कि एक जो होते हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये सुचालक होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, भेजा में घुस गया। चलिए आगे होगा अच्छे तरीके से। अब देखिएगा, तो इसका आंसर तो हमने ले लिया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिएगा, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? अच्छा, जैसे में कुकर वगैरह तो आप तो काफी समय से, जैसे ही 10वां 12वां पास किए होंगे, कुकर तो ढोइए रहे होंगे, डेली एकदम लॉज में बैठते होंगे, एकदम ही चल रहा है, आज जाना ही भाई, ऐसा होली भाई, ऐसा तो चलिए रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा। फिर कुछ दिन के बाद बाबूजी बुला लेंगे, आजा बेटा बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन, अब हम खर्चा वगैरह ना देंगे। तो उस टाइम जानते हैं ठेहुनवा से लोरवा चलेगा। समझ में आ गया? और अभी जैसे में कुछ लोग होते ना एकदम लात के देवता होते हैं, कितना उनको कह लो एकदम ना भैया हम ना सुनेंगे, हम कुछ कर लो, हम एकदम लात के देवता हैं, जब तक हमको लतियाओगे नहीं, गरियाओगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो उनका सही में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन। तो जो बोला, जो जैसे में कुकर है, जैसे में अपने के पास में ये कुकर है, ठीक है। अब ये कुकर है, ये ऐसे ऐसे कुकर ऐसे ही ना होता है जी। तो ये वाला जो कलका ऊपर लगल है, कौची है, यही वाला तो है नॉन स्टिक। समझ में आ गया? तो यही वाला क्या है, तो यही वाला आपको जिसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टेफ्लॉन। अब देखिएगा, एक टेफ्लॉन जो है एकल बहुलक, एकलक है। एकलक मतलब समझते हैं, एक लक है, एक लक है। अब हम आपको समझाते हैं चीजों को अच्छे तरीके से। हो सकता है कि यहाँ पे ये है और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझ में आ गया कि ये क्या है, जो एक लक है जो। अब हम चीजों को लिखते हैं अच्छे तरीके से, उसको याद करना है आपको, ठीक है। बिना याद नहीं कीजिएगा ना, अगर नहीं याद कर रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं आपको, अगर हमको भगवान जी अगर कह दें कि अगर किसी को हमको कूटना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? चलिए देखिएगा, कूट के ही क्या लोग करेगा भाई, जब तक खुद से अंदर से आत्मा नहीं करता है किसी को पढ़ने का, तो कूट के ही क्या करेगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब कोई पढ़ाई ही कर ले, हर व्यक्ति हर एक क्षेत्र में जा सकता है, सब कोई पढ़ाई कर लेगा तो थोड़े नहीं चल सकता है। चलिए, लेकिन पढ़ाई जो होता है आपके अंदर जो सोचने की क्षमता होगा वो बढ़ा के रख देगा। अब देखिएगा, हम होता है एक लक के लिख लेते हैं, एक लक, ठीक है, और एक होता है बहुलक। तो इसको पूछता है, काफी ज्यादा पूछता है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एथिलीन, ठीक है, एथिलीन का बहुलक क्या होता है, तो कहे कि एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन। एथिलीन का बहुलक क्या होता है, तो कहे कि पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड का बहुलक क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड का बहुलक क्या होता है, तो कहिए कि विनाइल क्लोराइड का बहुलक की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी लिख दिए तो कोई दिक्कत है कि पूरा लिख दे जी? चलिए लिख देते हैं, पॉलीविनाइल, अबे यार, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको रटना है, तो इसमें समझने वाली कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, एथिलीन एकलक है, एथिलीन का बहुलक क्या होता है, तो कहे कि पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड का बहुलक क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर हम बात कर देते हैं ये, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, टेट्रा फ्लोरो, टेट्राफ्लोरोकार्बन। टेट्राफ्लोरोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। इसको अच्छा से लिखते हैं, टेट्राफ्लोरोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिए कि टेफ्लॉन बोलते हैं। और ये एक लक है, समझ में आया? ये देख रहे हैं यहाँ पे एक लक लिखा हुआ है कि नहीं, तो कहिए कि हाँ। लास्ट में हम छोटा कर देंगे, फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्या है, तो ये एक लक है, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो पॉली, ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरो
एथिलीन। तो देख रहे हैं नाम, नाम तो देख रहे हैं ना, भयानक होता है एथिलीन। अरे भाई जब आप लोग उतना बड़ा नंबर याद कर लेते हैं कुछ मिनटों में तो ये सब नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। समझने की बात इसमें क्या है, बस रटना है तो इसको रटना ही पड़ेगा, इस रटने के अलावा कुछ काम नहीं है, इसमें बिना रटे हुए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तब देखिएगा एथिलीन किसका, एथिलीन का बहुलक क्या होता है, पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड का बहुलक क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेट्राफ्लोरोकार्बन जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं, उसका बहुलक क्या होता है, तो कहिए कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और बता दे का, चलिए बता देते हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा ना कि पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक होता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हिंदी में लिखने में बड़ा देरी होगा जी, अंग्रेजी में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस में क्या होता है, फिनॉल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल की अगर बात करते हैं तो जब ये दोनों मिल जाता है और दोनों तो है एक लग, तो इससे क्या बनता है, तो कहिए कि बेकेलाइट। बेकेलाइट समझ में आ गया। अच्छा, और एक क्या होता है, इधर आजा भाई, इधर 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 इधर, ना मानेगा भाई। अच्छा, लास्ट में हम छोटा कर देंगे, उससे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद काम आपका हो जाएगा। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और एक होता है क्या, तो यूरिया। यूरिया। तो अगर ये दोनों जो, जैसे में ये दोनों क्या है, एकलक है, और ये दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनता है, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइडरजीन। ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइडरजीन। समझ में आ गया। चलिए, और देखते हैं और क्या, बस इतना रखते हैं कि और बता दें। चलिए एक और बता देते हैं। भाई सही हो जा, भाई सही हो जा, ना सही हो रहा है। चलिए छोड़िए, ना सही हो रहा है। समझ में आ गया, यहाँ तक कम से कम इतना तक याद रखिएगा। ठीक है, सही हो जा भाई, लगता है कि हो गया, ना हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना कम से कम आपको याद रखना है, ये टर्म काफी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा आगे हम क्वेश्चन पर डील करते हैं। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए ऊपर किस पदार्थ का आवरण लगा होता है, तो वही टेफ्लॉन। अभी हमने बताया कि टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन क्या है, एकलक है। देख रहे हैं यहाँ पे एकलक है। ठीक है, इसका अगर बहुलक पूछ देगा तो इसका बहुलक क्या आएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से समझ में आ गया, भेजे में घुस गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पीवीसी, जिस यहाँ पे लिखा ना पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है, तो कहिए कि ये बहुलक है। ठीक है, तो किसका बहुलक है, तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। यहाँ पे देखा है ना। पॉलीस्टाइरीन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का बहुलक होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, स्टाइरीन का बहुलक क्या होता है, तो पॉलीस्टाइरीन होता है। एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे होता है क्या, बोला गया कि हवा, जो एयर है ना, वो एयर क्या है, यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट, खत्म कीजिए तो खत्म कीजिए। अब यही दोनों में ना कंफ्यूज कीजिएगा। तो हवा जो क्या है, ये मिश्रण है। ध्यान में रखिएगा कि हवा क्या है, मिश्रण है। ठीक है, यौगिक नहीं है। समझ में आ गया, ये क्या है, तो मिश्रण है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि लोहे का गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, किसका, तो जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें हम क्या बता सकते हैं, क्या ज्यादा टाइम दे। अब देखिएगा यहाँ पे हरित गृह गैस की बात, ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, बट वहां पे ऑप्शन अब चेंज कर दिया है, इसीलिए हम बताते हैं कि सभी चीज को रखिए आप याद। ठीक है, केवल ऑप्शन ऑप्शन कर खेलते ना, ये वाला आंसर ही हो गया। देखिएगा एग्जाम में कल ही पूछा था, आज ये ऑप्शन से खेल गया है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं हरित गृह गैस में, तो सर्वाधिक प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो कहिए कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पे है तो कहिए नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो कहिए कि जलवाष्प भी होता है। ठीक है, जलवाष्प भी होता है। फिर और क्या होता है, तो कहिएगा कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर देते हैं तो आपका क्या होता है, तो मीथेन भी होता है। फिर उसके बाद में ओजोन भी होता है। लगभग इतना ही आप याद रखिए, इतना काफी है। ये सभी के सभी जो है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसमें से भी सर्वाधिक जिम्मेदार आपको पता है कौन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, काम खत्म कीजिए। खाली नाइट्रोजन तो नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, खत्म कीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब इसको खत्म कर दीजिए। अब मीथेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे क्या बोला गया है कि जब कोयला जलता है, कोयला देखें तो अगर बात बताते हैं कोयला कितने तरह की होती है, जैसे अब कोयला के बात आ गया तो कोयला के बारे में लपेट लेते हैं। कोयला की अगर बात करते हैं तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कहे कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला, और एक होता है क्या, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, और एक क्या होता है, एक होता है आपका लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला, और एक होता है क्या आपका, तो पीट कोयला, पीट कोयला। अब जैसे में इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें किसमें किसमें, तो ये इसमें, किसमें, तो ये इसमें, किसमें, ये एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा लगभग आपको 80 से आपको 95% आपको कार्बन की मात्रा होगी। इसी इसका इसे कौन से एक और नाम से जानते हैं, तो कठोर कोयला। ये सर्वाधिक शुद्ध कोयला है, मतलब कि इसमें कार्बन की काफी ज्यादा मात्रा होती है, तो ये सबसे अच्छा कोयला, शुद्ध नहीं अच्छा कोयला इसका मान सकते हैं, ठीक है, ये सबसे अच्छा कोयला है, यानी गुड कोयला है। अगर बात करते हैं बिटुमिनस में, तो एक बिटुमिनस में आपको जो परसेंटेज मिलेगा ये आपको 70 से लेकर के 90 तकला में इसको परसेंटेज मिलेगा, और भारत में सबसे ज्यादा यही बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन है, तो बिटुमिनस कोयला ही है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयला को, तो सबसे पहले लिग्नाइट कोयला की अगर बात करते हैं तो इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो कहे कि भूरा कोयला, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज आपको 50 से लेकर के आपको आपको 65-60 के आसपास में, देखिएगा हर एक चीज में हर एक जगह परसेंटेज दिया जाता है, तो आप परसेंटेज रटने बाद मत बैठ जाइएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 30 से 60 के आसपास में इसका क्या होता है, तो परसेंटेज रहता है, कार्बन की मात्रा रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं इस कोयला को जलाते हैं, तो जब कोयला को जलाते हैं तो कोयला से सबसे पहले आग आग लहकाएंगे जी, तो आग लहकाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद में ना कुछ आग लहकेगा, तो उसके बाद देखिएगा ऑप्शन पे देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, तापीय ऊर्जा में, यस, हीट ऊर्जा पैदा करता है। अब तो हम जानते हैं कि हीट पैदा करता है, लेकिन पहले उसकी प्रोसेस तो कुछ होता है ना, खत्म कीजिए रासायनिक ऊर्जा को नष्ट। सबसे अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है। अब देखिएगा अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हैं, जो जल्दी बाष्पीकृत हो जाए, ठीक है, जो जल्दी ज्वलनशील है, एकदम हड़क सोना धर ले, एकदम जैसे में पेट्रोल है और एक है किरासन तेल है, डीजल है, ये तीनों में पता है हड़क सोना कौन धर लेगा, एकदम जल्दी सोना कौन धर लेगा, ये आपको पेट्रोल धर लेता है, ठीक है। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, तो ये कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका ज्वलनशील पदार्थ, ये ज्वलनशील पदार्थ है ना, मतलब कि जल्दी सुना एकदम धर लेता है। तो किस में है, तो तेल में, तो कौन तेल की बात किया है, खत्म कीजिए, बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, पेट्रोल से निकल जाती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि खारा पानी में लोहे के लवण से, अब देखिएगा जैसे में खारा पानी है, ठीक है, खारा पानी है तो यानी NaCl उसमें है, तो कहे कि हाँ है। और जब लोहा इसमें जब हम लोहे के लवण से, तो अब जैसे में हम लोहा इसमें डाला, लोहा से जब रिएक्ट करेगा तो एक जंग बन जाएगा, तो वो जंग बनेगा Fe2O3, ठीक है, यानी फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये फेरस ऑक्साइड जो होता है किस कलर का होता है, तो कहे कि लाल रंग का होता है, जिसमें इसे जंग भी बोलते हैं, ठीक है, रस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये किसके कलर का होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास, अच्छा बुलेट प्रूफ का नाम सुनवाई किए होंगे ना, तो हाँ सुनवाई किए हैं। रूप को प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए उच्च तनाव को झेल सकता है, जी बिल्कुल, जब तक झेल रहा है तभी तो उसको पहनाया गया है। मजबूती और अग्निरोधक, बुलेट प्रूफ है तो इसको अग्निरोधक से क्या लेना देना है, इसको गोली न रोकना है जी, बुलेट प्रूफ वाले जैकेट को। उच्च तापमान को, फिर वही वाला बात बोल रहा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। अब देखिएगा जो पॉलीमर क्या होते हैं, तो पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलीमर जो होते हैं ना, छोटे छोटे चीजों से मिल करके बने होते हैं, यानी मोनोकार्बोनेट से। जैसे में क्या होता है कि अब हम आपके पास बताते हैं कि सेल्यूलोज की अगर हम बात करते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, फिर उसके बाद में प्रोटीन है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फिर आपके बाद में अगर कर सकते हैं ये वसा है। ये सभी के सभी जो आपको देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, तो कहिए कि ये आपका पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब कि बहुलक जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी एक छोटे छोटे चीजों से मिल करके बड़ा चीज का निर्माण होता है, ठीक है ना।
यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देश में देखिएगा, आप ये वाला पढ़े हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब पढ़े हैं? तो हाँ पढ़े होंगे, चलिए बता देते हैं तो थोड़ा। एक होता है ग्लूकोज और होता है ग्लैक्टोज। ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों मिलने के बाद में क्या बनते हैं? माल्टोज बनते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका ये बहुलक हो गया और ये आपका एकल बहुलक हो गया, यानी एकल बहुलक मिल करके आपका बहुलक बनाता है। जैसे मैं अभी हमने पिछला बार में हम देख रहा था कि नहीं देख रहा था, तो बस यही चीज को तो देखना था, समझ में आ गया। तो ये जो होते हैं ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक बोले तो मतलब जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, उसको भगवान ने बनाया, यानी प्राकृतिक ने बनाया है। सॉरी, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइलॉन। तो ये जानते हैं ये मानव द्वारा बनाया गया है, तो काम खत्म। टेलिरिन मानव द्वारा, पेरसिलेन सब मानव द्वारा, आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये प्राकृतिक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, आगे क्या बोला गया है कि धातु डायल्यूट ऑक्साइड से डॉट 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 विस्थापित करता है। अच्छा, डायल्यूट मतलब समझ रहे हैं? पतला, ठीक है ना, पतला की अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, जैसे में आप जानते होंगे ना कि धातु जो होते हैं, धातु, ठीक है, ये अम्ल से जब संयोग करते हैं, अम्ल से संयोग करते हैं तो किस गैस का निर्माण करते हैं? यही चीज तो पूछा गया है। जैसे मैं इस रूप से ना बोल करके ऐंठ करके पूछा है, तो अब एग्जामिनर यही काम कर रहा है कि ऐंठ करके पूछ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप भी ऐंठ के ही जवाब दीजिए। अरे सामने वाला जब ऐंठ के बतिया रहा है तो आपको क्या जरूरी है नॉर्मल ढंग से बतियाना? कुछ कुछ लोग होते हैं लात के देवता, बात से थोड़ा नहीं सुनने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको भी ऐंठ जाना है, ठीक है। धातु जब अम्ल से संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो क्या कौन से गैस को मुक्त करते हैं? तो वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। इसको क्या कर देते हैं? मुक्त करता है। तो बस यही चीज तो पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है? अब देखिएगा, जैसे में हम कल बता रहे थे, आज भी चलिए बता देते हैं। जैसे में हम किसी भी चीज को, अंदर जितने भी चीज है वो सभी के सभी रूप में खनिज है, ठीक है। और खनिज से ही हमको क्या मिलता है? अयस्क मिलता है, ठीक है। खनिज से ही हमको क्या मिलता है? अयस्क। जैसे में हमने लोहा निकाला था, लोहा, तो हमने देखा था लोहा का अयस्क, जैसे में हमने देखा था ना कि लोहा का अयस्क बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लोहा का अयस्क देखा था ना, तो कि हाँ, अरे हेमेटाइट देखा था, हेमेटाइट, चलिए लिख देते हैं हेमेटाइट। फिर उसके बाद में मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, इतना लगभग रहते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है? तो कहे कि ये सभी के सभी आपके अयस्क हैं। अब ये अयस्क जैसे हम पृथ्वी से निकाला, तो पृथ्वी से निकालने के क्रम में थोड़े जरूरी थोड़ा नहीं है कि सब एकदम शुद्ध रूप में है, नहीं, शुद्ध रूप में नहीं रहता है। इसको काफी प्रोसेस से निकालना पड़ता है, बहुत खर्चे वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। निकाल ऐसी ऐसा नहीं कि गलिया कोड़ करके निकाल लिया और इतना में लोहा निकल ले घर लेके चल जाइए ना भैया, बहुत सारे प्रोसेस से आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो अशुद्धियां जो जमी हुई रहती है, अब ये अयस्क है, चलिए ठीक है, यस्क, इसमें जो अशुद्धियां जमी हुई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो अशुद्धि जो है, ये अशुद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिए कि इसको गैंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो गैंग बोलते हैं। अब इस गैंग को हटाने, जैसे हमको तो शुद्ध प्राप्त करना है, अब इसको हटाने के लिए, जब इसको हटाने के लिए अगर हम क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए जो उस विधि का जो प्रयोग करेंगे, तो उसको वो कौन सा, मतलब कि किसको किसको मिलाया जाएगा? तो कहिए कि फ्लक्स को मिलाया जाएगा। ये हटाने के लिए क्या किया जाएगा? तो कहिए कि फ्लक्स को मिलाया जाएगा। अब देखिएगा, ये फ्लक्स जैसे ही इसमें मिलाएंगे, ये ठीक है, तो ये गैंग जो होगा हट जाएगा। और जब गैंग हट जाएगा तो ऐसा थोड़ा नहीं, गैंग तो अशुद्धि था, फिर भी तो अशुद्धि बना दिया। अब ये दोनों से जो अशुद्धि प्राप्त हुआ, यानी फ्लक्स से जो अशुद्धि प्राप्त हुआ और ये दोनों गैंग से, दोनों के मिलने से जो अशुद्धि प्राप्त हुआ, क्योंकि फ्लक्स का काम क्या है? ये अशुद्धि को हटा देना, ठीक है। यानी जो अयस्क में जो अशुद्धि चिपके हुए थे उसको क्या कर देता है? फ्लक्स हटा देता है। तो हटा दिया तो फिर तो अशुद्धि आ गया ना बाहर, लेकिन बाहर आ गया, तो अब उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहाँ पे देखिएगा? स्लैग दिया गया है, तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो स्लैग कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो एक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा? अशुद्धि, इन अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी के अशुद्धियां, तो क्या? गैंग। फ्लक्स क्या हो जाता है? उसको हटाने के लिए, अशुद्धि को हटाने के लिए, यानी गैंग को हटाने के लिए, दोनों से जो मिलेगा अशुद्धि उसको क्या बोलेंगे? स्लैग बोलेंगे,
ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, जैसे में आपके पास में ये एटम है, ठीक है, तो एटम है तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो वही पूछा गया है कि प्रभावी त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना होता है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितना होता है, और जैसे में त्रिज्या होता है और एक नाभिक का आकार होता है, ठीक है, नाभिक का आकार। तो नाभिक का आकार की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक तो कहिए कि छोटा होगा, अरे परमाणु त्रिज्या से तो छोटे ना होगा जी, क्योंकि बीच में रहेगा, नाभिक तो बीच में रहता है ना। तो नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस कितना, तो कहिए कि 15, ठीक है। और यही परमाणु त्रिज्या की अगर हम बात कर देते हैं तो परमाणु त्रिज्या तो बड़ा होगा इससे, तो परमाणु त्रिज्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे भैया ये -15 वो ना बड़ा है, ना भैया वो बड़ा ना है। अब देख रहे हैं कर्जा में -15 है तो बड़ा है, छोटा ना हो गया जी। और ये -10 में कर्जा रुपया है तो ये बड़ा हो गया, समझ में आ गया। तो पूछा क्या था कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई क्या बोला गया कि मिट्टी के तेल में धातुएं, तो इस वाला आम क्वेश्चन है, कौन सा, सोडियम को भी रखा जाता है और किसके बाद में पोटेशियम को भी रखा जाता है, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ ये है। और जब ज्वलनशील पदार्थ रहेगा तो क्या स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, तो कि ना, अरे जो बदमाश आदमी रहेगा उसको बाहर घूमने के लिए इतना अलाव रहता है, कहेगी ना। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बोला गया कि अफॉर्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, अब हमें ऑप्शन पे देखना है, जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही चीज के लिए किया जाता है, हो सकता है उसको उस चीज को अशुद्धि हटाने के लिए भी किया जा रहा है, फिर हो सकता है कि किसी चीज को उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है, बट ऑप्शन जैसे ही हम पढ़ेंगे हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है कि बदलाव नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, अफॉर्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, ठीक है, बदलाव नहीं होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है, होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए, यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए क्या किया जाता है, यानी डाइल्यूट HCl का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको क्या करे, पूरा घुला सके। ये कौन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलने का मतलब है कि पतला, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसमें सांद्रता क्या, जिसकी सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। तो सांद्रता कम है, तो सांद्रता कम है तो उसमें क्या मिलाएंगे, तो पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए तब वो पतला हो जाएगा। रिएक्टिविटी को बढ़ाने, भूरा रंग कहां से आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, ठीक है, कि मिश्र धातु तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इस तीनों में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन के एक ही को में लपेट दिया है, देख लिया है कि बेटा तुमको कौन कौन सा याद है, तीनों को एक ही बार में लपेटा है, ठीक है। तो पहले पीतल की अगर बात कर देते हैं तो पीतल में कौन कौन से होते हैं तत्व, ठीक है, पिताजी या तो याद है ना, तो पीतल में क्या हो जाएगा, पिताजी, यानी तांबा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जिंक है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर देते हैं एक इसका जर्मन सिल्वर में, तो जैसे ही जर्मन सिल्वर बोलेगा तो नेताजी को पकड़ लीजिएगा, जर्मन सिल्वर, सुभाष चंद्र बोस जो है ना उनको बोलते थे ना नेताजी, तो नेताजी को आइए एकदम नेताजी याद आ जाएंगे, जर्मन सिल्वर की भी जर्मनी गए थे वो। अब नेताजी को देखिए, नेताजी, ठीक है, तो हो गया निकेल, हो गया कॉपर, हो गया और ये जिंक हो गया, ये जर्मन सिल्वर का ये सब हो गया। और फिर उसके बाद में गन मेटल, गन मेटल में कौन कौन सा है, देखिएगा अगर कोई किसी व्यक्ति को गन मार देता है गन से तो क्या होता है, गन मेटल यानी तट पर जा, फिर उसके बाद में खत्म हो जाता है, तो तट पर उसको ले जा करके जाद मतलब चल जाता है, ठीक है। तो हम जैसे में हम याद किए हैं तट जा, आप जिस जिस भी तरीके से आप याद करते होंगे वो आपकी मर्जी है। तो गन मेटल यहाँ पे लिख देते हैं, गन मेटल। तो गन मेटल किसका किसका मिश्रण है वो देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिखा है क्या, तट जा, यानी त से तांबा कॉपर हो जाएगा, ट से टीन हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये जिंक हो जाएगा, ये सभी मिश्रण है। अब इसमें पूछा है ना कि तांबे के अतिरिक्त कौन सी धातु इन तीनों में पाया जाता है। देखिएगा अब तांबे के अतिरिक्त यानी तांबा तो भैया पाया जाता है, तो तांबा इसमें भी है, तांबा इसमें भी है, तांबा इसमें भी है, तीनों में है ना, तो हाँ हाँ है। फिर तीनों में और एक वाव कौन है जो पाया मतलब कि है, तो देखिए देखते हैं कौन है, जिंक इसमें भी है जी, अरे इसमें जिंक है कि नहीं है, देखा में देखिए ना पहलका में जिंक है तो है जी, इसक्रो में है जी, एकरो में है जी, तो कौन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर
एक। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो जीडी में जा करके लोग जानते हैं क्या करता है, इसका आंसर ये बताओ तो ये हो गया ऊपर तो समझिए कि वो सम सिलेक्शन काफी पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि जीडी वाला की क्या हालत हो जाएगा से। तो अपने तरीके से इसको बिना प्रैक्टिस करिएगा तो क्या यहाँ पे हिलने वाला है नहीं। आगे क्या बोला गया है कि लोहा, जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम यानी घटते क्रम से बढ़ते क्रम, पहले कम उसके बाद ज्यादा। देखिएगा जिसमें ये भी हमने कैसे याद किया है, आपको भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें कनका यानी पोटेशियम, सोडियम और ये कैल्शियम है। कनका मांगे मैग्नीशियम, ठीक है। आलू एल्युमिनियम, जैसा जिंक, फल यानी आयरन, और अल्लाह है ना लास्ट में आया, अल्लाह, अल्लाह से लेड यानी पीबी। शीशा हो गया, इतने में हम लपेट देंगे जी, नहीं लपेटेंगे, हाँ लपटा जाएगा, इतने में सब आ गया। चलिए ना, और भी होता है बट हम इतना में हम लपेट लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यानी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, तो कहेगी क्रियाशीलता जो होगा ना वो बढ़ेगा। क्रियाशीलता क्या होगा, तो क्रियाशीलता बढ़ेगा। और नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटेगा। तो अब देखिएगा, तो सबसे कोची बोला है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले कम वाला, पहले कमे वाला ना लिखेंगे। तो पहले ये तीनों में सबसे कम क्रियाशील कौन है जी, तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम में देखिएगा आयरन यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ है, तो सबसे कम कौन है, तो यही वाला तो है, तो पहले Fe, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन, Zn, फिर उसके बाद में कौन, मैग्नीशियम। देखिए तो कौन ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तो Mg, Zn, Fe। देखिए ये है घटते क्रम में, हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको काटिए। Fe, Mg, गलती है ये, Fe, Zn, Mg, ऑप्शन नंबर 3 को लगाइए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक को, अब पहले एलपीजी तो आसान क्वेश्चन है, डेली डेली तो आप खाना बनावे करते होंगे, ठीक है। उनका या इंतजार हो कब या हो कि खाना बना के दे। तो जानते हैं ऐसा इज्जत सम्मान कब मिलेगा, जब आपके पास में कुछ होगा तब भी मिलेगा इज्जत सम्मान। आप भी निठल्ला रहिएगा, ठीक है, अब ब्याह करके लेके चले जाइएगा तो क्या आपको लगता है कि वो सम्मान देगी, ना भैया ना, नरेटिया पर चढ़ जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है, वही कमाएगी तो आपको सम्मान क्या देगी। समझ में आ गया, आपको सम्मान देगी जब आपके पास कुछ रहेगा तब। आप किसी आदमी को क्यों सम्मान देते हैं, उनके पास कुछ खासियत है, आपके पास कुछ खासियत रहबे नहीं करेगा, आप उठा करके लेके चल आइएगा और कहिए कि हमको आरती उतारे, ना भैया आरती ना उतारेगी। गरम का छोलनिया रहता ना, उससे मारेगी हड़ाक सुना, ठीक है, गरम का तेलवा फेंक देगी दहिया पर। फिर करते रहिएगा जो करना रहेगा, से फिर रोते रहिएगा कि हमको ये करती है, शिकायत करते रहिएगा आकर के टीवी पर। समझ में आ गया। चलिए, तो इसमें क्या मिला जाता है, तो देखिएगा इसका जिसमें एलपीजी है, ये एलपीजी किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहिए कि ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्या लिख दिया है, ब्यूटेन और का प्रोपेन का क्या होता है, तो मिश्रण होता है। और जानते हैं जैसे में एक गंध, जिसमें गंध नहीं देता है, जैसे में तो नहीं देता है तो क्या करती है ना कंपनियां कि इसमें एक जो मिथाइल मरकैप्टेन जो है उसको मिलाया जाता है। मुझे कहे मिला देता है फालतू वाला चीज, अरे भैया मिलाता इसलिए है ना ताकि वो गंध दे, रिसाब वगैरह हो तब पता चल जाए कि देखो भैया गमक रहा है, फलानमा बहू की चुल्हनिया है ना, जैसे में गाँव में इसको चुल्हानी बोला जाता है, ठीक है। फलानमा बहू की चुल्हनिया है ना, जो वहां से गैस के धमक आ रहे है, तो वो कोची मिला जाता है, तो कहिए कि मिथाइल मरकैप्टेन। क्या मिला जाता है, मिथाइल मरकैप्टेन। समझ में आ गया, इसीलिए मिला जाता है ताकि पता चले कि फलानमा बहु ही गैसवा लीक है। समझ में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन क्या है, एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। तो क्यों अर्धचालक हो जाता है, पहले अर्धचालक, जैसे ही गर्म की बात आ गया तो हमें चीज को हमें पता है कि जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, है चालक का, वो प्रतिरोध क्या होता है, तो कहिए कि बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक का जो होता है, तो अर्धचालक का वो प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये होता क्या है, क्योंकि जैसे में सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब यहाँ पे लोगों को लगा अच्छा इस सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम बताते हैं, जैसे में समझिएगा चीजों को समझते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है
कोवैलेंट बॉन्ड में यानी सहसंयोजक बंधन में, जिसमें हमने मान लिया कि क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन मान लिया के लिए हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन के 8 गो होते हैं ना, अरे ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 8 गो परमाणु संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 6 यानी बाहरी कक्षा में अभी कितने हैं, तो 6 गो है, लेकिन रहना चाहिए कितना, 8 गो, जहां हर एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के रहना चाहता है एकदम मगन कि 8 गो हो गया, पूरा हो गया। अरे भाई आपको नौकरी चाकरी मिल गया, आपको लगा कि ब्याह शादी कर लिया, बाल बच्चा हो गया, आपको लगा कि चलो भाई हमको जिंदगी में आना सफल हो गया, हर किसी को यही सपना होता है। किसी को सपना होता है कि हम बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले, बड़ा बड़ा नाम दौलत शोहरत सब कुछ मेरे पास में हो, और किसी को शादी ब्याह में खुश हो जाते हैं। तो सबकी अलग अलग सोचें होती है इस दुनिया में, एक ही सोच से थोड़ा नहीं चलता है। तो यही वाला यहाँ पे कर रहा है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए इसको, या तो छीन ले या किसी से ये साझेदारी कर ले किसी भी तरीके से। तो अब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। अब देखिएगा तो सह संयोजन में क्या होता है कि साझेदारी होता है, क्या होता है, तो कहिए कि साझेदारी होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में छीन लेता है, ठीक है। अब देखिएगा ये है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ले लिया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहिए कि 6 गो, 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो, कोई दिक्कत है, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, कानू कैसे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब देखिएगा इसी चीज को हम कहते हैं, जिसमें अब ये पहला की हम नाम दिया, इसको दूसरा नाम दिया, पहला ऑक्सीजन को अब देख रहे हैं तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे देखिए तो इसके पास तो है 6 गो, तो दूसरा का ऑक्सीजन से कहेगा कि हमको 2 दे दो, तो कहेगा ठीक है ले लो, तो ये वाला इसको मिला करके ये पूरा हो गया, ठीक है। तो अब गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 गो हो गया ना, तो हाँ हो गया 8 गो इसका, यानी पहला ऑक्सीजन का 8 गो एलिमेंट पूरा हो गया, ठीक है, 8 गो जो हो गया जो था इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। दूसरा वाला भी कहेगा कि मेरे पास गिन लेते हैं तो 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो, ठीक है। तो इसको भी घट रहा है 2 गो, तो कहेगा कि तुम भी दो 2 ठो, तो कहेगा ठीक है ले लो, तो अब ये यहाँ से ले लिया। अब इसी को क्या बोलेंगे भाई, तो ये दोनों एक दूसरे से साझेदारी कर रहा है, तो क्योंकि हाँ कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे सह संयोजक, ठीक है, सह संयोजक बंधन, ठीक है। अब ये 2 को इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर रहा है, तो डबल सह संयोजन बंधन बोल दीजिए, यानी दो सह संयोजन बंधन, डबल को वैलेंट बॉन्ड बोल दीजिए, ठीक है, इंडिया बोलने में कंफ्यूज हो जाता है, डबल को वैलेंट बॉन्ड बोल दीजिए, समझ में आ गया। तो यही वाला क्या होता है, टूट जाता है, उसी के वजह से क्या होता है कि वो अर्धचालक होता है, यही वाला जो बंधनमा है ना वो क्या होता है, टूट जाता है। तो यही चीज तो यहाँ बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सहसंयोजन बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण यही टूट जाता है, यानी लगातार टूटते रहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, अर्धचालक हो जाता है। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा, थोड़ा आराम से हम समझा करके आज लेकर के चले थे, हमें मकसद यही है कि समझा करके आगे बढ़ना, 1000 क्वेश्चन करवाना सिर्फ नहीं है, दिमाग में घुसना, ठीक है। तो सेशन कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, बहुत कम लोग कुछ बताते हैं, नया चैनल है जो, यकीन रखिए आपको जो कंटेंट हम दे रहे हैं लगातार देंगे, ठीक है। थोड़ा लड़कन दोस्त के पास शेयर वगैरह भी कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा चैनल है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगता है सेशन, ठीक है। चलिए, खाली बतियाने में ही नहीं रहिए, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। उनका ब्याह हो जाएगा और उनका ब्याह में आप कुर्सी सरियाते नजर आइएगा ना, तब समझ में आएगा, जब उनका बचवा आपको मामू बोल देगा ना, तो दिलवा में छेदा हो जाएगा, छेदा, समझ में आ गया। तो पढ़िए लिखिए, अब ब्याह उन्हीं से कीजिए, नौकरी रहेगा तो उनका बाबूजी कुछ बोलेंगे, कहेंगे ठीक है इससे अच्छा लड़का हमको कोई मिलेगा, ना ही कुछ रहेगा, लतिया के मार के भगाएंगे, समझ गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मगध।